नमस्कार दोस्तों। दोस्तों एक और हफ्ता खत्म हो जाता है और हम लोग अब सैटरडे पे आ गए हैं हमारे। तो ये वीक का जो हमारा सफर रहा, जैसा आप लोगों ने देखा, जैसे मैंने आप लोगों को प्रॉमिस भी किया था मंडे को कि काफ़ी फ्रूटफुल होने वाला है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर किया। फिर वो चाहे सीपीसी का डिस्कशन रहा हो, फिर वो चाहे स्पेसिफिक रिलीफ की बात रही हो और चाहे कॉन्स्टिट्यूशन का डिस्कशन हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि काफ़ी इलैबोरेटेड एरिया हम लोगों ने कवर किया है ड्यूरिंग द वीक। बस उम्मीद यही है, मैं फिंगर्स क्रॉस करके रखता हूँ बच्चे, कि आप लोग जो है वो रिवीजन वगैरह कर रहे हो, अपनी तरफ से जो रिक्वायर्ड एफर्ट्स है उसको दे रहे हो। और एक और बात आप लोगों ने वो देख लिया होगा बच्चे, देयर इज अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। कुछ मैं स्पेशल प्लान कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, और उसके बारे में जो भी जानकारी है मैं आप सभी लोगों को 19 अक्टूबर इज द डे जब हम लोग अपना पूरा एक साल कंप्लीट करने वाले हैं। इट वाज 19 अक्टूबर 2021 जब हम लोगों ने फुल फ्लेजेडली अपने सफर को शुरू किया था, और अब पूरा एक साल होने पे आ गया है, जिस सफर के अंदर हम लोगों ने काफी उतार चढ़ाव भी देखे, काफी कुछ सीखा, काफी कुछ जाना, एक दूसरे को पहचाना। तो काफी मतलब एक, मुझे तो लगता है जब मैं मुड़ के देखता हूँ, एंटायर ईयर अपने आप में एक जर्नी था जो काफी मेमोरेबल है। आई होप कि आगे आने वाले साल भी ऐसे ही चलते रहें। तो फॉर दैट रीजन आल्सो आई हैव कम अप विद समथिंग जो आप में से हो सकता है कुछ लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो ऑन द 19th ऑफ अक्टूबर आई लेट यू नो जो भी उसके बारे में सफिशिएंट डिटेल्स हैं। तो करेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे, एंजॉय करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, एक दिन तो बनता है। तो आई थिंक 19th अक्टूबर इज गोइंग टू बी ऑन नेक्स्ट वेडनेसडे, जो कमिंग वेडनेसडे है। तो उस दिन हम लोग करेंगे उसके बारे में डिस्कशन, ठीक है। चलो, रही बात आज की क्लासेस की, बच्चे सैटरडे को व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू इज कि सैटरडे के लिए हम लोग यही टाइमिंग को फिक्स करते हैं, इन द सेंस कि 2 बजे वाला सेशन 2 बजे, 3:30, और थर्ड सेशन की हम लोगों को अगर जरूरत पड़ती है तो 5 पीएम। वैसे ज्यादातर हमने देखा कि सैटरडे को हमको जरूरत पड़ती नहीं है, पर मुझे लग रहा है कि आज पड़ सकती है, क्योंकि आज थोड़ा सा हमारा एजेंडा लेंदी है। बट इन एनी केस, अल्ट्रा जो भी कुछ हो सकता है हम उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर सैटरडेज बच्चे इसी टाइम को फिक्स रखेंगे। फॉर अदर डेज वो सेम ही टाइमिंग रहेगा जो हमारा रहता है, 5, 6:30 और 8 सैटरडेज के लिए बस इसको करते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि आप लोग ना क्या कर सकोगे, क्योंकि सैटरडे का ये जो सैटरडे से जो संडे का वो होता है ना, तो कई बार बच्चा बिजी भी होता है, कई बार कहीं घूमने भी जाना है, फैमिली को भी टाइम देना है, तो हज़ारों चीजें आ जाती हैं। तो आप इसको दिन में खत्म कर सकते हो अपने एजेंडा को, और रात को आराम से जो भी आपको कुछ करना है कर लो। अदरवाइज अगर आपके कोई प्लान्स भी नहीं है, तो वो जो आपको पूरा पीरियड मिलेगा ना, पूरा शाम वाला, उसको आप रिवीजन वगैरह के लिए पूरे वीक में कुछ भी छूट गया तो उस चीज को कवर करने के लिए, अगर कुछ भी नहीं छूटा तो आंसर राइटिंग, तो वो सारी काफी मतलब काफी अच्छे तरीके से आप अपने सैटरडे को यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो उसी पर्पस से वी आर गोना स्टिक विद दिस टाइमिंग आगे आने वाले वीक्स के अंदर भी, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं बच्चे आज के डिस्कशन की। आज का जो डिस्कशन है हमारा बच्चों, कल का ही कंटिन्यूएशन है। कल याद होगा मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर पार्ट नंबर 16 ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाना शुरू किया था, जो स्पेशल प्रोविजंस के संबंध में है, कुछ स्पेसिफिक क्लासेस के लिए, जिसमें हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट्स की बात करी थी, शेड्यूल ट्राइब्स की बात करी थी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की बात करी थी। तो हम लोगों ने बच्चे टोटल 3 आर्टिकल कवर कर लिए थे इस पार्ट 16 के, आर्टिकल 330, आर्टिकल 331 एंड आर्टिकल 332। तो हमारा जो डिस्कशन है बच्चे वहीं से कंटिन्यू करेंगे, और आज हमारी ये टारगेट है कि ये जो पार्ट 16 है इसको हम लोग फिनिश करेंगे। मैं मान रहा हूँ एजेंडा थोड़ा सा बड़ा है, पर बच्चे सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो टाइम कंज्यूमिंग है। हम लोग एक डिटरमाइंड पेस पे अगर चले तो बहुत आसानी से मुझे लगता है कि हम लोग इस एजेंडा को कवर कर सकेंगे, ठीक है। तो वी आर गोना स्टार्ट विद, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे विद आर्टिकल 333 और जाएंगे 342 ए तक, ठीक है। 333 से लेकर 342 ए तक का सफर खत्म करेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 ही सेशन में हो जाए, अगर बाई चांस नहीं हो पाया फॉर व्हाटएवर रीजन तो थर्ड सेशन तक एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, उसी मोड में आ जाओ, अपनी किताब निकाल लो, अपने दिमाग को खोल लो, जहाँ पे कल छोड़ा था वहीं पे वापस आ जाओ। तो देखो, जितना अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया है इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर, तो आपने क्या देखा था? हमने यही देखा था कि हम लोग एक सिस्टम एस्टेब्लिश कर रहे हैं अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से, और वो किसके बेनिफिट के लिए है? शेड्यूल कास्ट्स के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, है ना। तो हमने अभी तक जितना डिस्कशन किया है वो किया था इस आर्टिकल 330 के अंदर, हमने रिजर्वेशन की बात करी थी लोकसभा के अंदर। ऐसे आर्टिकल 332 के अंदर हमने रिजर्वेशन की बात करी थी लेजिस्लेटिव असेंबलीज के संबंध में, है ना। और जो आर्टिकल 331 था वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में था, वो रिजर्वेशन के बारे में नहीं है, वैसे वो नॉमिनेशन के बारे में, कि अगर प्रेसिडेंट साहब चाहें तो अप टू 2 पीपल दे कैन, जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। तो ये बच्चे हमारा ब्रीफ सा डिस्कशन था कल का। अब जो कहानी आगे बढ़ेगी, शुरुआत तो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होगी, धीरे-धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आप बस इतना समझना कि आपको हर चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ आपको वर्ड टू वर्ड रट जाए, याद हो जाए, ऐसा नहीं है। बस आप एक ब्रॉडर आइडिया ले लो, और ये ब्रॉडर आइडिया ही लेने वाली चीज़ है। जैसे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड जो ज़्यादातर प्रोविजन है, वो बच्चे ओवर टाइम ऑब्सोलीट हो चुके हैं। ऑब्सोलीट हो चुके हैं मतलब वो जो बेनिफिट्स है वो धीरे-धीरे खत्म हो चुके हैं। तो उनको बहुत ज़्यादा आपको डीप डाउन जाके उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, उन पे बहुत लेंथी नोट्स नहीं बनानी है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो फलाना आर्टिकल है उसके अंदर ये बात लिखी हुई है। मैं भी आपको इसी पर्पस से पढ़ा रहा हूँ। तो खासकर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, पर कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आएगा एक शेड्यूल कास्ट्स कमीशन आएगी, शेड्यूल ट्राइब कमीशन आएगी, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन आएगी। ये जो कुछ प्रोविजन है ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बताता चलूँगा साथ के साथ। बट आप अपनी तरफ से एक कोशिश करिए कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लें अबाउट द टॉपिक। जैसे वही वही पर्पस हमारा वही है कि सब्जेक्टिव आंसर हमारे सब्जेक्टिव आंसर में दम होनी चाहिए। जैसे एक बच्चे ने मेरे को रिसेंटली अपना एक रिटन सैंपल भेजा, तो कंटेंट में कोई कमी नहीं है। ज़्यादातर मैं ये चीज़ ऑब्जर्व कर रहा हूँ बच्चों के साथ, और वो होती है। बच्चे आप अच्छा लिख रहे हो, आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कोई खराबी है, बट उसको बच्चे आप थोड़ा-सा ना खड़ा-खड़ा लिख रहे हो। खड़ा-खड़ा लिख रहे हो मतलब आर्टिकल नहीं लिखना है, या फिर रूल नहीं लिखना है। हम सीख आर्टिकल के माध्यम से रहे हैं, रूल के माध्यम से रहे हैं, पर लिखते उसको वैसे नहीं है। लिखने के लिए हमको उसे एक स्टोरी में डेवलप करना पड़ेगा। ऐसे ऐसे लिखो जैसे कोई बात कर रहा है। ऐसे मत लिखो जैसे कोई रोबोट रोबोट बोल रहा है, या फिर कोई रीड आउट कर रहा है किसी डॉक्यूमेंट से। ऐसे जैसे आप बात करते हो, आप किसी को समझाते हो, जैसे मैं आपको समझाता हूँ आर्टिकल पढ़ाने के बाद, सेक्शन पढ़ाने के बाद, उसी तरीके से आपको लिखना है। तो उसमें एक्सप्रेशन का बहुत बड़ा रोल है बच्चे। वरना क्या होगा, मार्क्स मिल जाएंगे उतने अच्छे नहीं मिलेंगे, और इंप्रेशन भी सोच रट के आ गया ये स्टैच्यू। बहुत बच्चे हैं ऐसे जो रटने में सक्षम है, रट भी लेते हैं। तो उनके साथ आपको अपनी गिनती करानी है, या फिर समझदार बच्चों के साथ, तो उसमें थोड़ा सा कोशिश करा करो कि अपने एक्सप्रेशन पे वर्क करो। नॉलेज पे तो वर्क कर ही रहे हैं, अपने एक्सप्रेशन पे वर्क करो, लिखने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्टिंग विद आर्टिकल 333। बच्चे आर्टिकल 333 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में है। ये क्या कहता है इसको देखो। यहाँ पे बोला जा रहा है, जो हमारे गवर्नर साहब हैं किसी भी राज्य के, जो हमारे गवर्नर साहब हैं, अगर उनकी राय ये है कि जो हमारी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, और वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है, तो वो एक बंदा, वन मेंबर चुन सकते हैं उस कम्युनिटी का, और उसको असेंबली में नॉमिनेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे इसका भाई कौन है, इस आर्टिकल का भाई कौन है? आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 के अंदर प्रेसिडेंट साहब के पास पावर है लोकसभा के संबंध में कि वो 2 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं। आर्टिकल 333 के अंदर गवर्नर साहब के पास पावर है लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध में कि वो एक बंदे को, कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आ जाता है कि गवर्नर कितने लोगों को, कितने एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोगों को नॉमिनेट कर सकता है? 1, मैक्सिमम 1, और प्रेसिडेंट साहब मैक्सिमम 2, ठीक है। तो ये नंबर इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है बच्चे हमारा आर्टिकल 334। आर्टिकल 334 क्या कहता है? आर्टिकल 334 कहता है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है, जिसके अंदर बात की गई है रिजर्वेशन की। किसके रिजर्वेशन की? शेड्यूल कास्ट्स के रिजर्वेशन की, शेड्यूल ट्राइब्स के रिजर्वेशन की। कहाँ पे रिजर्वेशन? लोकसभा के अंदर रिजर्वेशन। और कहाँ पे रिजर्वेशन? लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर रिजर्वेशन। या फिर जो बात की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, वही जो नॉमिनेशन वाली चीज है, लोकसभा के संबंध में जहां प्रेसिडेंट साहब का रोल है, और लेजिस्लेटिव असेंबली के संबंध में जहां गवर्नर साहब का रोल है। तो ये जो बच्चे रिजर्वेशन से रिलेटेड प्रोविजन है, ये हमेशा नहीं रहेंगे, वो फॉर ऑल टाइम्स नहीं है। उनकी एक अवधि है, उनका एक ड्यूरेशन है, और बोला जा रहा है कि ये जो प्रावधान है रिजर्वेशन के संबंध में, ये खत्म हो जाएंगे। कब खत्म हो जाएंगे? जहां तक बात
शेड्यूल कास्टेस और शेड्यूल ट्राइब्स की है, उनके लिए जो रिजर्वेशन का प्रावधान बनाया गया है आर्टिकल 330 और 332 के अंदर, उसके लिए 80 ईयर्स, 80 साल के बाद। और ये 80 साल कब से काउंट शुरू होंगे बच्चे? जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हुआ था। तो 26 जनवरी 1950 से लेके 80 ईयर्स तक, तो मान के चलिए 2030 के 25 जनवरी तक, तब तक हमारा ये जो रिजर्वेशन का पैटर्न है ये कंटिन्यू होगा। अभी बच्चे हमेशा से 80 नहीं था, हम इसको जैसे हमारी बारी आती है ना खत्म करने की, इसको बढ़ा देते हैं। पहले 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, और हो सकता है कि अभी भी फिर से 80 की बारी आ जाए, फिर 90 कर दे, फिर उसको 100 कर दे, वी डोंट नो। क्योंकि बच्चे आप देखो, रिजर्वेशन रिजर्वेशन बच्चे उसको सपोर्ट करना अपोज करना इज अ डिफरेंट थिंग, एंड आई वुड नॉट लाइक टू पोर्ट्रे माय ओपिनियंस हियर बिकॉज़ दे डोंट मैटर। बट एक चीज है जिस पे सब लोग एग्री करेंगे कि रिजर्वेशन एक ऐसी चीज है जिसको लाना आसान है, ले जाना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो सिस्टम जो होता है, वो उसी हिसाब से ढल जाता है। फिर उसमें उसमें एक्सट्रीम चेंज करना बहुत मुश्किल का काम है। पर चलो, जो भी रीजन है, अभी जो पोजीशन है वो ये है कि आफ्टर 80 इयर्स ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो शेड्यूल कास्टेस और शेड्यूल ट्राइब्स से रिलेटेड रिजर्वेशन है लोकसभा के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर, वो खत्म हो जाएगा। और जहां तक रही बात एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की, उनके बारे में जो नॉमिनेशन का प्रावधान है लोकसभा के अंदर, असेंबली के अंदर, उसके बारे में 70 इयर्स दिए हुए हैं। अभी जो 70 इयर्स का पीरियड है बच्चे, ये खत्म हो चुका है, बट इट हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड, इसको एक्सटेंड नहीं किया गया है। ठीक है, अब आगे क्या होता है आई डोंट नो, अभी जैसा है उसमें तो यही सिचुएशन है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो बुरा प्रभाव डाले उस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, चाहे वो लोकसभा की बात हो, चाहे वो असेंबली की बात हो किसी भी स्टेट की, जब तक उस लोकसभा का या फिर असेंबली का डिसोल्यूशन नहीं हो जाता है। अब जैसे 2019 में लोकसभा के इलेक्शंस हुए थे, तो अगर उस टाइम पे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी कोई भी नॉमिनेट हुई है या फिर कोई एससी एसटी रिजर्वेशन, तो चलो भी वो तो कंटिन्यू होने ही वाला है, उसमें फर्क नहीं पड़ता। बस सिंपल सी बात यही बोली जा रही है कि ये जो रिजर्वेशन का प्रभाव, ये रिजर्वेशन को हटाने वाली जो चीज है, वो जरूरी नहीं है कि तुरंत के तुरंत इफेक्ट में आए जब टाइम पूरा हो जाए। अगर कोई सदन कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है उस रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर, या लोग नॉमिनेट हो चुके हैं, तो वो तभी खत्म होगा जब वो उसकी अवधि, वो जो सदन है उसकी अवधि खत्म हो जाएगी, जब लोकसभा के 5 साल पूरे हो जाएंगे, असेंबली के 5 साल पूरे हो जाएंगे, उसके बाद। ऐसा नहीं है कि किसी को आपने इलेक्शन कंटेस्ट करवा दिया उस टाइम पे, तो क्योंकि उस टाइम पे तो रिजर्वेशन था, फिर बीच में चलते चलते रिजर्वेशन खत्म हो गया, तो आप उनसे उनकी गद्दी छीन लोगे, ऐसा नहीं। ठीक है, इट विल नॉट हैव इफेक्ट अंटिल जो एक्जिस्टिंग हाउस है, फिर वो चाहे लोकसभा हो चाहे असेंबली, वो डिसॉल्व नहीं हो जाता। ठीक है, फिर जो अगली बार आपके इलेक्शन होंगे वहां पे आप मत देना बेनिफिट, तो एक्जिस्टिंग लोगों पे जो शायद फायदा उठा रहे हो इन पॉलिसीज का, दे आर नॉट इफेक्टेड बाय दिस। अब ये बच्चे बहुत अच्छा प्रावधान है, देखो आर्टिकल 334, और ये काफी डिस्कशन का सब्जेक्ट मैटर रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन का प्रोसेस फॉलो करो, काफी अच्छी अच्छी किताबें हैं, जैसे अभी आप लोगों के लिए इतना रिलेवेंट नहीं है, बट एक बार जब आप जज वगैरह बन जाओ, अगर आपका इंटरेस्ट है पढ़ने में, जानने में, तो मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा जो आपको काफी बहुत अच्छा एक आउटलुक देंगे अबाउट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत मजेदार है बच्चे, बहुत मजेदार है। कोई ऐसी, मुझे लगता है कोई ऐसी कहानी या नोवेल होगी जो इतनी इंटरेस्टिंग होगी, तो वो जो अगर उसमें आप पढ़ोगे, आगे देखोगे, तो रिजर्वेशन वाज नॉट अ थिंग जो मतलब इतनी आसानी से वाज मेड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि बच्चे ज्यादातर आप देश देखोगे ना, जहां पे देखो कई सारे देश हैं जहां पे ये वाली प्रॉब्लम है, और ज्यादातर होता है मेजॉरिटी कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी, वो हर जगह का प्रॉब्लम है। तो रिजर्वेशन बहुत कंट्रीज में पॉलिसी है, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बुक था, तो इसके ऊपर बहुत डिबेट्स हुए हैं, बहुत डिस्कशंस हुए हैं, और ये एक तरीके का मिडिल ग्राउंड था कि हम डाल रहे हैं प्रोविजंस, हम अपने संविधान के अंदर डाल रहे हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू बी देयर फॉर ऑल टाइम्स। इन फैक्ट बच्चे जो सबसे बड़े प्रोपोनेंट्स थे रिजर्वेशन के, द आइडिया दे हैड, उनके दिमाग में भी 10-20 साल से ज्यादा का आइडिया नहीं था, बट ओवर टाइम चीजें बदली हैं। और ये बात भी सही है कि जब हमने प्रैक्टिकली देखो, कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त हम नहीं देख पा रहे थे कि 1 साल बाद भी क्या होगा, फॉरगेट अबाउट 10 इयर्स 20 इयर्स, बिकॉज़ वो बहुत ही अनस्टेबल टाइम था, वी डिडंट नो, हमको ये भी नहीं आइडिया था कि हमारा कंट्री 2-4 साल भी सर्वाइव करेगा या नहीं करेगा, नहीं करता, क्योंकि बच्चे इकोनॉमी बिल्कुल बिल्कुल क्रम्बल्ड है, पॉलिटिकल स्टेटस कोई नहीं है, और पूरी दुनिया में हालत खराब थी उस टाइम पे, वर्ल्ड वॉर खत्म होकर चला हुआ था और पूरा बटा हुआ था दुनिया। तो इट वाज वेरी, मतलब ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा अजूबा है कि हम लोग आज भी इतने स्ट्रांग खड़े हुए हैं, वरना ज्यादातर देश जो उस टाइम पे आए, या तो वो खो गए कहीं, या फिर अगर हैं तो उनकी हालत बहुत खराब है। इंडिया ने इस मामले में बहुत अच्छा किया, जो शायद हो सकता है उन लोगों ने भी एक्सपेक्ट ना किया, उम्मीद हमने की होगी, बट होता है ना एक विद कॉन्फिडेंस, वो शायद ना रहा हो। तो ये वाली जो बात है ना, रिजर्वेशन वाली जो चीज हुई, इसको हमने विद एक्सपीरियंस सीखा है ना? जैसा-जैसा ओवर टाइम हम लोगों ने जो कंट्री को चलाया, जब हमने कम्युनिटीज़ की नीड्स को समझा, उस हिसाब से हमने ज़्यादा डिफाइन किया अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी को। ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, इन्होंने गाइडिंग रोल प्ले किया है। इन्होंने इनफैक्ट जस्टिफाई किया है, जो बहुत अच्छी बात है। बट प्रैक्टिकलिटीज़ जैसा पॉलिसी हम लोग आज देख रहे हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसका सोर्स ज़्यादा ओवर टाइम अटेन किया हुआ एक्सपीरियंस रहा कॉन्स्टिट्यूशन से ज़्यादा। ठीक है? चलो कभी रिजर्वेशन पे बैठ के डिस्कशन करेंगे, अच्छे से समझाऊंगा आपको। ठीक है? तो बस ये बात आपको याद रखनी है कि ये जो रिजर्वेशन का आइडिया था, इट वाज नॉट मेंट टू बी फॉर ऑल टाइम्स। तो अभी हम देख पा रहे हैं कि जहां तक एससी एसटी की रिजर्वेशन की बात है लोकसभा और असेंबली के अंदर, दैट इज फॉर 80 इयर्स, और जो एंग्लो इंडियंस वाला है, दैट वाज फॉर 70 इयर्स फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है? अब आते हैं बच्चे अपने अगले आर्टिकल पे, और जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है, इसका जो आइडिया है वो शेड्यूल कास्टेस और शेड्यूल ट्राइब से संबंधित है। पर यहाँ पे हम लोग लोकसभा या फिर असेंबली वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम नौकरियों की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात कर रहे हैं, पोस्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है? अब ये बच्चे सबसे बड़ा पंगा है आज के समय पे ना, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, सरकारी पद सबको चाहिए, उसके मामले में बच्चे ये प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आर्टिकल 335 इस डायरेक्टली जुड़ा हुआ है आर्टिकल 16 से। तो जब भी आप आर्टिकल 16 के अंदर रिजर्वेशन का डिस्कशन करते हो, आर्टिकल 16(4) के अंदर, ठीक है, 4A 4B, वो जो पूरा डिस्कशन है वो डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे इस पर्टिकुलर प्रोविजन से। तो आपको हमेशा कभी भी आंसर लिखोगे, यू हैव टू राइट दिस आर्टिकल आल्सो, तो ध्यान से पढ़ना है इसको। यहाँ पे बोला जाता है कि जो हमारे शेड्यूल कास्टेस हैं या फिर जो हमारे शेड्यूल ट्राइब्स हैं, उनका जो क्लेम है इन रिलेशन टू दी जॉब, इन रिलेशन टू दी अपॉइंटमेंट्स, जो सर्विसेज के लिए है, पोस्ट के लिए है, जो जुड़ी हुई हैं केंद्र से या फिर राज्य से, मतलब सरकारी नौकरी, केंद्र की सरकारी नौकरी या राज्य की सरकारी नौकरी, इनसे जुड़े हुए जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स का क्लेम होगा, बच्चे उस क्लेम को हम हमेशा ध्यान में रखेंगे। पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है जिसको कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए, और इस पे बच्चे आप देखना, कभी भी रिजर्वेशन के बारे में आप किसी से आर्गुमेंट सुनोगे तो इस बात को जरूर कहता है, और वो है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने कई बार सुना होगा लोगों को बोलते हुए जो रिजर्वेशन पॉलिसी को अपोज करते हैं, जैसे कि रिजर्वेशन पक्षपात तो करता ही है, उसके साथ साथ उसका एडमिनिस्ट्रेशन पर, मतलब जिस नौकरी में हम लोग जा रहे हैं उस पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इनएफिशिएंट लोग, और इनएफिशिएंट कहने का मतलब क्या है उनका, कि वो लोग जिनके नंबर उतने अच्छे नहीं आए, या जो शायद पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं थे, ऐसे लोग नौकरी में चुने जा रहे हैं, ना कि वो लोग जिनके उनसे बेटर नंबर आए हैं या उनसे ज्यादा केपेबल हैं, व्हाट दे से द डेफिनेशन ऑफ कैपेबिलिटी। तो या इस बात का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी है कि भाई रिजर्वेशन दे रहा बहुत अच्छी बात है, तो वो तो हमारे आर्टिकल 16 ने जस्टिफाई कर दिया है, भाई अपॉइंटमेंट या प्रमोशन तक में रिजर्वेशन जस्टिफाइड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। पर एक बात कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है कि कभी भी जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, दैट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी। मतलब रिजर्वेशन के नाम पे आप इतना ढीला नहीं छोड़ सकते सिस्टम को कि कोई भी इनएफिशिएंट बंदा चुना जाए किसी पद के लिए जो उस काम को करने में सक्षम ना हो, जो एक्सपेक्टेड है।
तो दी बोला जाता है, एक एक्सप्रेशन है कि सोशल एडवांसमेंट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम। हमको समाज को बराबर लाना है, आगे बढ़ाना है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि उसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खराब होंगे अगर एडमिनिस्ट्रेशन में इनएफिशिएंसी आएगी तो। इसलिए हमको सोशल एडवांसमेंट भी करना है, मतलब वी हैव टू रिटेन द रिजर्वेशन पॉलिसी टू, बट देयर हैज टू बी बैलेंस विद द एफिशिएंसी। तो रिजर्वेशन के माध्यम से भी अगर हम लोगों को ला रहे हैं, उनको रिलैक्सेशन दे रहे हैं, पर एंश्योर दैट द पीपल हु आर कमिंग, भले उनके नंबर कम हो, भले जो भी आपने बेनिफिट दिया, जो भी कुछ हो, वो इनएफिशिएंट ना हो, वो उस बर्डन को, उस एक्सपेक्टेशन को झेलने के लायक हो। वो बच्चे यहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बात लिखी है, केवल ज्ञान की बात नहीं है, ठीक है? तो हम जब भी क्लेम को कंसीडर करेंगे एससी एसटी कम्युनिटी के टुवर्ड्स द गवर्नमेंट जॉब्स, वी नीड टू टेक केयर ऑफ द एफिशिएंसी आल्सो, ठीक है? इसके बाद आता है प्रोवाइसो। पर इसका मतलब ये नहीं है, एफिशिएंसी का मतलब ये देखो, वही पूरी डिबेट है ये, ठीक है? एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आप के पास टाइम हो, या टाइम तो होता ही है, कभी आप कोशिश करना कि अपने मनपसंद नाटक ना देखें या फिर सीरियल वगैरह ना देखें, उस चीज को देखना, यूट्यूब पे अगर आप सर्च करोगे तो देयर इज अ डिबेट ऑन द रिजर्वेशन पॉलिसी इन इंडिया, और वो डिबेट शायद कंडक्ट की गई थी बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो उसमें इंडियन स्टूडेंट्स हैं हु आर आर्ग्यूइंग ऑन द बिहाफ ऑफ द रिजर्वेशन एंड अगेंस्ट द रिजर्वेशन पॉलिसी। बहुत ही बढ़िया डिबेट है। पता नहीं, उम्मीद है कि अभी भी अवेलेबल हो, वीडियो मैंने उसको 3-4 साल पहले देखा था। रियली लाइक इट, उनके जो आर्गुमेंट्स है, दे आर समथिंग लाइक दैट ओनली, ठीक है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एफिशिएंसी हमको इंश्योर करनी है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर सरकार चाहे तो शेड्यूल कास्ट्स के लिए या फिर शेड्यूल ट्राइब्स के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स में रिलैक्सेशन नहीं दे सकती है, या फिर स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं कर सकती है इवैल्यूएशन के संबंध में। वो कर सकती है, करेगी तो हम ये मानेंगे नहीं कि वो डायरेक्टली एफिशिएंसी को चैलेंज है। अब ये बहुत ही बच्चे प्रॉब्लमेटिक चीज है, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रिलेशन है। वैसे मैं आप लोगों से जैसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आप सोचना, उसके बारे में ऑनेस्टली सोचने की कोशिश करना। चलो आपने डिसाइड किया कि आपको रिजर्वेशन देना है, ठीक है? और मतलब आपको रिजर्वेशन, तो चलो एक शब्द है, आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है एससी एसटी कम्युनिटी का इनटू अ पर्टिकुलर सर्विस। कैसे बढ़ाओगे बच्चे? हाउ विल यू डू दैट? कैसे करोगे? 2-3 आइडिया दिमाग में आ रहे होंगे। जैसे पहला आइडिया है कि कुछ सीट्स को आप रिजर्व कर दो उसी कम्युनिटी के लिए, कि केवल उसी कम्युनिटी का बंदा बैठेगा और कोई नहीं बैठेगा। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप सीट्स रिजर्व मत करो, सीट्स सबके लिए ओपन रहने दो, सारी सीट्स, बट ऐसा कर लो कि जो एससी एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए स्टैंडर्ड को नीचे कर दो। जनरल कम्युनिटी से अगर आप 80 मार्क्स मांग रहे हो तो एससी एसटी से 50 मांगो, सीट्स किसी के लिए रिजर्व मत करो, तो वही सीट जो जनरल को 80 में मिल रही है उसको 50 में मिल जाएगी। एक ये भी तरीका है, पर दोनों ही तरीकों में परेशानियां हैं, मैं बताता हूं आपको। अगर आप सीट रिजर्व कर दोगे स्ट्रिक्टली, तो अगर कभी ऐसा हुआ कि कोई बंदा है ही नहीं जो लायक हो उस कम्युनिटी का, जिसको इस पद पे बिठाएं, तो भी जबरदस्ती आपको बैठाना पड़ेगा किसी बंदे को, चाहे वो लायक हो चाहे ना हो, क्योंकि सीट उसी की रिजर्व है, वरना सीट खाली हो जाएगी। तो कोई भी आए ऑफ व्हाटएवर स्टैंडर्ड, यू हैव टू अडॉप्ट दैट पर्सन। इसमें ये वाली परेशानी है। स्टैंडर्ड्स को लोअर करने की परेशानी क्या है कि वो हो सकता है कि वो रायता फैल जाए इन द सेंस कि बहुत सारे एससी एसटी कम्युनिटी के लोग अप्लाई करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएं जो उस लोअर स्टैंडर्ड को सेटिस्फाई करते हैं, तो जनरल कम्युनिटी बेचारी शायद आ ही ना पाए। तो 100 सीट्स उसमें से 50 या फिर 80 एससी एसटी कम्युनिटी के हो गए, जनरल वाले बेचारे 20 ही रह गए, बिकॉज़ फॉर देम इट वाज द हाई स्टैंडर्ड। तो इसमें भी दिक्कत है, उसमें भी दिक्कत है। इसलिए दोनों को कंबाइन करते हैं हम लोग। आप देखना कभी भी रिजर्वेशन पॉलिसी को देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, किसी भी जॉब के लिए, विल सी अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीस टू फैक्टर्स। वी रिजर्व अ नंबर ऑफ सीट, एट द सेम टाइम वी लोअर द स्टैंडर्ड आल्सो। सीट भी रिजर्व्ड है और स्टैंडर्ड भी लोअर है। तो कोई भी बंदा जो फलानी कम्युनिटी का है, अगर वो फलाने मार्क्स लाता है तो उसके लिए जो रिजर्व सीट है वो उसको दे देता है। तो इससे दोनों चीजें कंट्रोल हो जाती हैं। हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया भी रख दिया कि इतने तो लाने ही पड़ेंगे, और नंबर ऑफ सीट्स भी रिजर्व कर दी। तो कोई बंदा सीट रिजर्व सीट पे जाएगा भी तो उसके कम से कम इतने मार्क्स तो होंगे, भले ही वो लोअर स्टैंडर्ड हो जनरल कम्युनिटी के मुकाबले, बट कम से कम कुछ तो है एटलीस्ट। हम किसी को भी तो नहीं उठा के रख ले रहे जस्ट बिकॉज़ किसी को तो लाना ही पड़ेगा, राइट? और अगर कोई भी नहीं करता तो सीट खाली भी जाती है, ऐसा भी होता है ना? तो स्टैंडर्ड भी आ गया और सीट भी रिजर्व हो गई। तो ये बच्चे हम लोगों ने बैलेंस रीच आउट किया है ओवर टाइम। तो यहाँ पे प्रोवाइजो के अंदर यही बोला जा रहा है कि अभी जो हमने एफिशिएंसी की बात करी, इसका मतलब ये नहीं है कि एससी एसटी कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए हम लोग स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं कर सकते हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स को कम नहीं कर सकते, उनके लिए कर सकते हैं। पर वही बात, बैलेंस रीच आउट करना है। कम कर रहे हो पर कितना कम करोगे? कहीं इतना कम ना कर दो कि उससे एफिशिएंसी ही क्वेश्चन में आ जाए। तो ये बच्चे सरकार का काम है, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको बच्चे आप कम से कम 2-3 बार पढ़ना और इसको समझने की कोशिश करना। फिर आता है बच्चे आर्टिकल 336। ये फिर से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में एक काम बच्चे आप लोग कर लेना कि जो भी आर्टिकल्स एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में है स्पेसिफिकली, जैसे आर्टिकल 331, 333, ये आ गया 336, इनको अलग लिख लेना। इनको अलग लिख लेना, एससी एसटी कम्युनिटी वाले आर्टिकल्स को अलग लिख लेना। फिर बैकवर्ड क्लास वाले आएंगे, बैकवर्ड क्लासेस वाले आर्टिकल को अलग लिख लेना। आर्टिकल का नंबर कह रहा हूं, जैसे याद रहे, दिमाग में रहेगा, ये वाले आर्टिकल्स इस कम्युनिटी के हैं, ये वाले आर्टिकल्स एससी एसटी कम्युनिटी के हैं, ये वाले आर्टिकल्स बैकवर्ड क्लासेस के हैं, ठीक है? उससे आसानी हो जाएगी आपको, कहीं भी आप लिखोगे आंसर तो कंफ्यूज नहीं होगे। अभी आर्टिकल 336 क्या कहता है कि हमारे भारतीय संविधान के लागू होने के बाद जो पहले 2 साल होंगे, जो फर्स्ट 2 इयर्स होंगे, उन पहले 2 सालों में जो हमारे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं, उनका अपॉइंटमेंट उन पदों के लिए जो पद रेलवे के अंदर है, कस्टम्स के अंदर है, पोस्टल या टेलीग्राफ सर्विसेज के अंदर है, जो केंद्र के कंट्रोल में आते हैं, वो वैसे ही किए जाएंगे जैसे किए जाते थे 15 अगस्त 1947 से पहले, मतलब जो हमारा देश आजाद हुआ था उससे पहले 2 सालों के लिए। अब देखो ये बच्चे एक स्टेबिलिटी वाला प्रोफेशन है, क्योंकि आप सभी को पता है हमारा कंट्री जब इंडिपेंडेंट हो रहा था, वी वर लार्जली इलिटरेट, नॉट केपेबल और नॉट यूज्ड टू द मॉडर्न सिस्टम कि हम ऐसे प्रोफेशंस को अडॉप्ट कर पाएं। वी वर नॉट गुड इन नंबर्स, थे लोग, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं थे, सभी अनपढ़ थे, बट द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, और जो ज्यादातर लोग पढ़े लिखे थे, दे वेंट इनटू पॉलिटिक्स, है ना? तो पॉलिटिक्स हो गई, लॉयर्स हो गए, तो इन प्रोफेशंस में घनत्व था। तो फॉर दैट रीजन हम लोगों ने इस प्रोविजन को अडॉप्ट किया है कि फॉर 2 इयर्स आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हम इन जॉब्स के अंदर बेनिफिट देते थे, मतलब उन फिक्स नंबर से, ऑब्वियसली बच्चे अंग्रेजों की सरकार थी तो यूरोपियन लोगों को तो देते ही थे ना अननेसेसरी फायदा, तो वो अननेसेसरी फायदा हम लोग एंग्लो इंडियंस को देते रहेंगे फॉर अपकमिंग 2 इयर्स। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है जब 26 ऑफ जनवरी 1950 में, फॉर द कमिंग 2 इयर्स हम लोग विल कंटिन्यू विद द सेम पॉलिसी। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को वही फायदे मिलेंगे इन पदों के संबंध में जो भारत के आजाद होने से पहले अंग्रेज दिया करते थे। अब उसको धीरे-धीरे खत्म कैसे करेंगे? ऐसे खत्म करेंगे कि हर 2 साल, जो अगला 2 साल बनेगा, जैसे 26 जनवरी 1950 से अगले 2 साल कौन से हो गए? 25 जनवरी 1950, 52, 25 जनवरी 1952 तक तो बिल्कुल सेम पैटर्न रहेगा। फिर 25 जनवरी 1952 से जो अगले 2 साल होंगे, अब हम क्या करेंगे? धीरे-धीरे उसको कम करेंगे। तो जो भी पोस्ट रिजर्व्ड हुआ करती थी फॉर द कम्युनिटी, उसको हम धीरे-धीरे कम करते रहेंगे। हर 2 सालों में हम क्या करेंगे? 10% नंबर्स कम करेंगे। तो जितनी सीट्स रिजर्व थी फॉर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी हमारे देश के आजाद होने से पहले, वो हर 2 सालों में 10% कम होती रहेंगी। तो 52 तक तो उतनी नहीं, फिर 52 से 54 में जितनी थी उससे 10% कम, फिर 54 से 56 में जितनी थी उससे 10% कम, फिर 56 से 58 में जितनी बची हैं उससे 10% कम। तो 10 10 10 10 10 10% कम करके हम धीरे-धीरे उसको फिनिश करेंगे, ठीक है? और आखिर में बोल दिया कि जैसे ही 10 साल पूरे हो जाएंगे,
जैसे ही हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस हुए 10 साल पूरे हो जाएंगे, मतलब जैसे ही 25 ऑफ जनवरी 1960 आ जाएगा, तो फिर जो कोई भी जो बेनिफिट है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए रिलेशन टू रेलवे कस्टम्स वगैरह वो खत्म हो जाएगा, पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। तो 10 इयर्स का अपर बेंचमार्क है, शुरू के 2 साल सेम है और फिर हर 2 साल में 10-10% करके कम कर रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा ऐसा क्यों कर रहे हैं हम लोग, 2 साल बाद उनको पूरी तरीके से हटा देते हैं, हम 10 साल क्यों वेट कर रहे हैं, अगर नहीं चाहते हैं कि उनको बेनिफिट मिले। वही वाली स्टेबिलिटी, धीरे-धीरे कम करेंगे, इतने टाइम में हमारे देश के लोकल लोग भी लिटरेट होंगे, उस लायक बनेंगे, तो धीरे-धीरे उनको निकाल रहे हैं, धीरे-धीरे अपने लोगों को ला रहे हैं, धीरे-धीरे निकाल रहे हैं, धीरे-धीरे अपने लोगों को, मतलब अपने एंग्लो इंडियंस भी अपने ही हैं, इंडियंस तो उसमें भी है, मतलब जनरल के लिए खोल रहे हैं, हर एक व्यक्ति के लिए खोल रहे हैं, कोई बेनिफिट नहीं दे रहे स्पेशल, ठीक है? तो इट विल गो ऑन हर 2 साल पे 10% का, और फाइनली 1960 में आके द एंटायर बेनिफिट वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद है बच्चे क्लॉज 2, ये कहता है कि क्लॉज 1 के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के अपॉइंटमेंट को रोकता हो। तो रिजर्वेशन होना, बेनिफिट होना इज अ डिफरेंट थिंग, किसी का अपॉइंटमेंट होना इज अ डिफरेंट थिंग। हम ये जो बेनिफिट है, मतलब पहले होता था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के इतने सीट्स होंगे, इतने पद होंगे, हम उसको धीरे-धीरे कम कर रहे हैं। अगर कोई एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का बंदा है जो बिल्कुल लायक है उस नौकरी के लिए, तो हम उसको नौकरी दे सकते हैं, चाहे कोई बेनिफिट हो या ना हो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि वो तो फिर जनरल कम्युनिटी का पार्ट बन गया ना, एज अ पार्ट ऑफ द जनरल कम्युनिटी हम उसको जॉब दे सकते हैं। तो हम ये नहीं कह रहे कि हम 1960 के बाद किसी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रेलवे में नहीं आने देंगे, कस्टम्स में नहीं आने देंगे, उनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं मिलेगा, उनके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस वही रहेंगे जो सब लोगों के लिए होंगे। आ सकते हैं वो, इफ दे क्वालिफाई द एग्जाम, इफ दे डू व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड फॉर बीइंग सिलेक्टेड, तो वो आ सकते हैं, बट देयर विल नॉट, देयर विल नो स्पेशल ट्रीटमेंट जो हुआ करता था आजादी से पहले आफ्टर 1960, ठीक है? तो उसको समझना जरूरी है। तो ये बच्चे हो गया आपका आर्टिकल 336 जो स्पेसिफिकली रेलवे कस्टम्स वगैरह के बारे में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के संबंध में। फिर आते हैं बच्चे 337 पे, ये भी फिर से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बारे में है, ठीक है? तो कैसे-कैसे 331, 333, 336 और अब 337। यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमारे देश के हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट होने के बाद जो पहले 3 फाइनेंशियल ईयर होंगे, फाइनेंशियल ईयर आप समझते हो, 1 ऑफ अप्रैल टू 6 ऑफ मार्च, तो हमारे जो पहले 3 फाइनेंशियल ईयर्स होंगे उसमें जो एंग्लो इंडियन हमारी कम्युनिटी है, जो हमारी एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, उसके बेनिफिट के लिए उतना ही पैसा मिलता रहेगा हमारी यूनियन की तरफ से और हमारे राज्यों की तरफ से उनकी एजुकेशन के लिए, जो उनको मिलता था उस समय पर, जो उनको मिला था उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो मार्च 1948 में खत्म हुआ था। मतलब 1 ऑफ अप्रैल 1947 से जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ था और 31 ऑफ मार्च 1948 को जो खत्म हुआ था, उस फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने ग्रांट्स दिए गए थे यूनियन के द्वारा, राज्यों के द्वारा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए, उतना ही पैसा मिलता रहेगा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के एजुकेशन के लिए बाय फ्रॉम द यूनियन, फ्रॉम द स्टेट्स, आगे आने वाले 3 फाइनेंशियल ईयर्स के लिए। तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने के बाद आएगी, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस हो रहा है 26 जनवरी 1950, तो उसके बाद 1 अप्रैल 1950 से लेकर 31 मार्च 1951 तक, फिर 1 अप्रैल 1951 से लेकर 31 मार्च 1952, फिर 1 अप्रैल 1952 से लेकर 31 मार्च 1953। तो ये जो 3 फाइनेंशियल ईयर होंगे, इसमें बिल्कुल वही सेम ग्रांट मिलेगी, सेम अमाउंट ऑफ मनी, उसको हम लोग रिड्यूस नहीं करेंगे। फिर हर 3 सालों में आगे आने वाले 3 सालों में ग्रांट वो कंटिन्यू रहेंगी, ग्रांट खत्म नहीं होगी। हर आगे आने वाले 3 सालों में हम उस ग्रांट की जो अमाउंट है उसको 10% करके खत्म कर देंगे। तो जो ग्रांट मिली 1950 से लेकर 53 के बीच में, अब जो 53 से 56 के बीच में होगी उसको 10% कम कर देंगे, फिर 56 से लेकर 59 के बीच में होगी उसको फर्दर 10% कम कर देंगे, और फाइनली जब पूरे 10 साल हो जाएंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कमेंस हुए, मतलब 1960 आ जाएगा, तो ये जो पूरा ग्रांट वाला सिस्टम है इसको हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है? तो ये भी वही चीज़ है बच्चे, स्टेबिलिटी वाला प्रोविजन है कि यहाँ पर हम लोग स्टेबिलिटी बनाए हुए हैं और एकदम से एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का हाथ नहीं छोड़ रहे हैं। तो फॉर द फर्स्ट 3 इयर्स हम उनको वही बेनिफिट दे रहे हैं जो उनको मिलते थे, और उसी को उसका बेंचमार्क हमने वही फाइनेंशियल ईयर माना है जो 1 अप्रैल 1947 को शुरू होके हमारी आजादी से पहले और 31 मार्च 1948 मतलब हमारी आजादी के बाद जो खत्म हुआ था, वो आजादी वाला जो फाइनेंशियल ईयर था, तो उसको बेंचमार्क मान के हम लोग दे रहे हैं रिजर्वेशन, उसको फिर हर 3 साल में 10% खत्म कर रहे हैं और 1960 में जाके फाइनली द एंड कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद इसमें फर्दर प्रोविजन कहता है कि कोई भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस प्रावधान के अंदर ग्रांट नहीं मिलेगी, बेनिफिट नहीं मिलेगा, जब तक कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कम से कम 40% जो उसकी जनता हो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की नहीं होनी चाहिए। पहले क्या होता था बच्चे, आजादी से पहले ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए थे जहां पे एंग्लो इंडियंस का दबदबा होता था, मतलब दे वर एंटायरली फॉर देयर बेनिफिट, क्योंकि उनको स्पेसिफिकली ट्रेन किया जाता था हाई प्रोफाइल जॉब्स के लिए। तो इसमें बदलाव किया गया कि हम लोग ग्रांट्स को कंटिन्यू कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, कंटिन्यू करेंगे 1960 तक, और ऐसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को देंगे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को सर्व कर रहा है, उनके एजुकेशन के इंटरेस्ट को देख रहा है, बट एट द सेम टाइम शर्त ये होगी ग्रांट पाने की कि कम से कम 40% लोग गैर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के होने चाहिए। मतलब केवल किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के बेनिफिट के लिए काम करे, जो ग्रांट पा रही है इस प्रावधान के अनुसार, उसमें कम से कम 40% आम लोग होने चाहिए जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के नहीं है। तो हमने फायदा दिया भी और अपना फायदा भी कर लिया, मतलब जनता का भी फायदा कर दिया, जनरल पॉपुलेशन है उसका भी हम लोगों ने ख्याल रख लिया है। अब ये हो गया बच्चे आपका आर्टिकल 337 खत्म। अब यहाँ से इस पॉइंट से बच्चे एक नई स्टोरी शुरू हो रही है। नई स्टोरी मतलब अब हम बात करेंगे कमीशंस की, ठीक है, आर्टिकल 338 से। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे शेड्यूल कास्ट्स कमीशन, फिर हम लोग बात करेंगे शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, फिर हम लोग बात करेंगे बैकवर्ड क्लासेस कमीशन। अच्छी बात क्या है, आप लोग खुश हो जाओगे कि आपको जो मेहनत करनी है वो केवल पहली कमीशन को पढ़ने में करनी है, मतलब ये वाली जो मैं पढ़ाने वाला हूं 338 के अंदर। अगर आपने इसको समझ लिया, आगे आने वाली जो कमीशन है, जो शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन है, बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, वो एक्जैक्टली सेम है, देयर इज नो डिफरेंस, नथिंग, बस आपको नाम बदल देना है। यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है, वहाँ शेड्यूल ट्राइब लिख देना, वहाँ पे शेड्यूल ट्राइब है, वहाँ पे बैकवर्ड क्लास लिख देना, बस। अदरवाइज एक पॉइंट, इनफैक्ट क्लॉज नंबर तक स्ट्रक्चर सब कुछ सेम, एक्जैक्ट सेम, ये मानो कॉपी पेस्ट वाली चीज है। तो आर्टिकल 338 पढ़ाऊंगा तो पूरा जी जान लगा देना, ठीक है? फिर आगे तो बिल्कुल रिपीटेशन, ठीक है? अब बात करते हैं बच्चे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। तो सबसे पहले तो बोला जा रहा है दैट देयर शैल बी अ कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स, जिसको हम बोलेंगे नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट्स। सबसे पहले आपको बात सीखने को मिलती है कि ये जो कमीशन बनाने वाली बात है ये मैंडेटरी है, मतलब यू हैव टू हैव द कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। ये ऑप्शनल नहीं है, डिस्क्रिशनल नहीं है कि चाहे तो बनाए, नहीं चाहे तो नहीं बनाए, नो, आपको बनानी ही होगी, शेल लिखा हुआ है। पहली चीज नाम को याद कर लो, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स, ठीक है? इसके बाद जो ये हमारी कमीशन होगी इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा उसको देखो। इसमें बच्चे एक होगा चेयरपर्सन, याद रखना इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो ध्यान से पढ़ना। इसमें होगा एक चेयरपर्सन, एक होगा वाइस चेयरपर्सन, और इसके अलावा 3 होंगे मेंबर्स, 3 अदर मेंबर्स। तो टोटल 5 मेंबर कमीशन है जिसमें एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 मेंबर्स हैं, ठीक है? और ये जो लोग हैं
इनकी कंडीशंस ऑफ सर्विस होंगी, मतलब किन कंडीशंस के अंदर ये काम करेंगे, वही छुट्टी, सैलरी, वो सारी चीजें, और जो इनका टेन्योर होगा ऑफिस का, कितना ड्यूरेशन होगा इनके ऑफिस का, जहां तक बात चेयरपर्सन की है, वाइस चेयरपर्सन की है, अदर मेंबर्स की है, उसको हमारे प्रेसिडेंट साहब डिसाइड करेंगे। ये तो बच्चे आप लोगों को याद हो गया होगा ना, जब भी बात आती है कंडीशंस ऑफ सर्विस की, जब भी बात आती है टेन्योर की, किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के संबंध में, अब देखना प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को ही हमने ये जिम्मेदारी दी रखी है। तो प्रेसिडेंट की हमारे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो जिम्मेदारियां हैं वो अपॉइंटमेंट, रिमूवल, कंडीशंस ऑफ सर्विस, ये ज्यादा है, तभी हम बोलते हैं स्टैम्प हेड है हमारा, है ना। तो यहाँ पे भी जो भी कंडीशंस ऑफ सर्विसेज हैं, जो भी टेन्योर है, वो सब प्रेसिडेंट साहब ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद जो हमारे चेयरपर्सन है, जो हमारे वाइस चेयरपर्सन है, या फिर जो बाकी के मेंबर्स हैं कमीशन के, उनको अपॉइंट कौन करेगा बताने की जरूरत है, प्रेसिडेंट साहब। ठीक है, प्रेसिडेंट साहब ही अपॉइंट करते हैं अंडर हेंडेंसी। हेंडेंसी मतलब उनके हस्ताक्षर के आधार पर होता है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। जो कमीशन है वो अपने प्रोसीजर को बच्चे खुद रेगुलेट करती है, मतलब किस प्रक्रिया के अनुसार वो अपनी कार्यवाही को करेगी, अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगी, इसमें किसी और अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, प्रेसिडेंट साहब का या पार्लियामेंट का, किसी का भी, वो अपना प्रोसीजर खुद डिटरमाइन करते हैं। बच्चे बहुत बड़ी आजादी होती है, हम तो एक लाइन है, एक लाइन पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे, बट ये बच्चे बहुत बड़ी आजादी होती है, क्योंकि प्रोसीजर से बंधा होना जरूरी भी है। आई एम नॉट से कि प्रोसीजर नहीं होना चाहिए, बट ये आजादी होना कि आप डिटरमाइन कर सकते हो और ओन प्रोसीजर, तो आप बच्चे एफिशिएंट ज्यादा रहते हो, यू नो व्हाट इज इन योर बेनिफिट, व्हाट इज नॉट। कोई बाहर का बंदा अगर उस काम को करे तो वो कम्युनिकेशन गैप रहता ही है हमेशा, राइट। तो इन केस ऑफ दिस कमीशन, कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट्स, प्रोसीजर को बच्चे डिटरमाइन करने की, रेगुलेट करने की पूरी छूट दी गई है। ठीक है, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्लॉज 5। क्लॉज 5 बताता है कि भाई ये जो कमीशन है इसकी क्या क्या ड्यूटीज होंगी, इसका काम क्या है, इनको ध्यान से देखना बच्चे, बहुत ध्यान से। पहला, ये इन्वेस्टिगेट करेंगे, मॉनिटर करेंगे उन सारे मुद्दों को जो हमारे शेड्यूल कास्ट्स से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जिनके बारे में हमारे भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान बनाया गया है या किसी भी अन्य कानून के अंदर प्रावधान बनाया गया है। ठीक है, ठीक है। तो जो भी प्रोविजंस हम लोग पढ़े हैं अभी तक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो शेड्यूल कास्ट्स के बेनिफिट के लिए थे, या फिर जो भी कानून पारित किया जाता है किसी भी विधायिका के द्वारा, किसी भी अथॉरिटी के द्वारा, जो शेड्यूल कास्ट्स के बारे में, हमारी इस कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो एंश्योर करे, मॉनिटर करे उसका इंप्लीमेंटेशन, कि भाई जो कुछ जैसे होना चाहिए वो वैसे हो रहा है या नहीं, और अगर उसको कहीं पे कुछ गड़बड़ लग रही है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो इन्वेस्टिगेट करे व्हाट इज रॉन्ग विद इट, है ना। तो जितने भी बेनिफिट्स क्रिएट किए जाते हैं फॉर द कम्युनिटी, उनको उनका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन एंश्योर करना, उसको मॉनिटर करना, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करना, ये बच्चे शेड्यूल इस कमीशन की हमारी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी है, सबसे महत्वपूर्ण रिस्पांसिबिलिटी है। दूसरे नंबर पे इसकी जिम्मेदारी है कंप्लेंट्स के साथ डील करना। अगर कोई भी कंप्लेंट आती है या कोई भी कंप्लेंट से सामना होता है जो शेड्यूल कास्ट इस कम्युनिटी के अधिकारों या सेफगार्ड्स के डिप्राइवेशन के बारे में है, तो हमारी कमीशन उसके बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करेगी। तो अगर कभी भी कोई भी ऐसा मुद्दा उठा कि शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव हुआ है, उनके अधिकारों को वायलेट किया गया है, या उनको जो बेनिफिट दिए गए हैं वो उनको ग्रांट नहीं किए जा रहे हैं, तो ऐसी किसी भी कंप्लेंट के बारे में इंक्वायरी कंडक्ट करना बच्चे हमारे इस कमीशन की जिम्मेदारी है। ठीक है, तो ये बात होगी कंप्लेंट्स के संबंध में इंक्वायरी की। इसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो प्लानिंग प्रोसेस को सुपरवाइज करे। जो किस चीज का प्लानिंग प्रोसेस है बच्चे, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे शेड्यूल कास्ट का, और उसका प्रोग्रेस भी प्रॉपर फॉलो करें, किसी भी यूनियन के अंदर हो या किसी भी स्टेट के अंदर हो। अब देखो ये बच्चे बहुत ही प्रोग्रेसिव चीज, आप कमीशन को ऐसा मत देखिएगा कि वो केवल और केवल हमारी कम्युनिटी के, जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, उसके हितों को पकड़ के बैठ गई है या उसका बचाव करने के लिए कोई संस्था है, ऐसा नहीं है। वो तो उसकी जिम्मेदारी है, वो बात बिल्कुल ठीक है, बट एट द सेम टाइम ये बहुत प्रोग्रेसिव एजेंसी है बच्चे। इट विल नॉट ओनली टेक केयर ऑफ योर राइट्स एंड लायबिलिटीज, वो आपको पुश करेगी फॉर योर बेटरमेंट ऑल्सो, कि आप जीवन में आगे बढ़ें, आप प्रोग्रेस करें, आप अच्छा करें। एंड दैट इज द रीजन कि हमारे कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो एडवाइस दे, पार्टिसिपेट करें इन द प्रोसेस, जिससे सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। सोशियो मतलब सोशल डेवलपमेंट, जो समाज में जो उनका स्तर है कम्युनिटी का वो बढ़े, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो आप समझते ही हो कि वित्तीय आधार पर नौकरियां, बिजनेस, जो भी जिस भी तरीके से आप उनकी स्थिति सुधार सकते हो पैसों से संबंधित, तो उसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चे। ठीक है, तो बहुत जिम्मेदारी का काम है ये। इसके बाद ये बच्चे प्रोसीजरल है, हमारी कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो हर साल या फिर जब भी कमीशन को ठीक लगे हमारे प्रेसिडेंट साहब के सामने रिपोर्ट सबमिट करती हैं। और ये रिपोर्ट किस बारे में होती है, उसके कामकाज के बारे में, कि भाई जो भी प्रावधान बनाए गए हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो कितना बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, वो सारी बातें। देखो बच्चे एक बात को समझना, आप ये बहुत प्रैक्टिकल बात है और ये आपको आगे भी चल के हेल्प करेगी। जब हम किसी कानून को बनाते हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमारी इंटेंशंस ऑब्वियसली यही होती है कि किसी का वो भला करेगी चीज चाह के। तो अगर मैं कोई कानून बना रहा हूं विद फॉर द बेनिफिट ऑफ द कम्युनिटी, मैं बना रहा हूं विद माय बेस्ट इंटेंशंस बना रहा हूं, बट आई डोंट नो हाउ इज इट गोइंग टू वर्क इन द सोसाइटी। वो कितनी सक्सेसफुल होगी, कितनी फेल होगी। ऐसी बहुत बड़ी बड़ी अच्छी खासी पॉलिसीज रही हैं जिनमें करोड़ों अरबों रुपया बहाया गया है और जो पूरी बेस्ट पॉसिबल इंटेंशन के साथ लाई गई थी, बट वो ग्राउंड पे वर्क नहीं कर पाई। ऐसा हुआ है कई बार, और कई बार ऐसी पॉलिसीज भी रही हैं जो बहुत ही अंडरडॉग साबित हुई, जो सरकार ने शायद ट्रायल के रूप में या एक एक्सपेरिमेंटेशन के फॉर्म में लाई थी, और वो इतना सक्सेसफुल हुई। और सक्सेस का आधा क्या, बेनिफिट। तो बच्चे कानून बनाना और कानून का इंप्लीमेंटेशन ऑब्जर्व करना, हाउ इज इट बेनिफिटिंग द कम्युनिटी, ये दो चीजें बहुत अलग है। इसलिए बच्चे कानून बनाने वाले व्यक्ति तक फीडबैक जाना कि उसके द्वारा जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की जा रही है वो ग्राउंड पे कितना वर्क कर रही है, वो बड़ा जरूरी होता है। तो शेड्यूल कास्ट्स के संबंध में कमीशन ये रोल अपनाता है कि वो अपने जो रिपोर्ट को सबमिट करता है प्रेसिडेंट को समय समय पर, जब इसको ठीक लगता है, साल में एक तो करनी है, वो उसमें यही सारी बातें लिखता है। तो ये बच्चे फीडबैक का सोर्स हो गया हमारी सरकार के लिए, कि उसको एक प्रैक्टिकल फीडबैक मिलेगा कि वो सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये भी बच्चे बहुत क्रूशियल फैक्टर है अगर मैं बात करूं हमारे कमीशन के जिम्मेदारी के संबंध में। ठीक है, उसके बाद हाँ, इसके बाद हमारा ये जो कमीशन है वो क्या करेगा, वो इसी रिपोर्ट्स के अंदर रिकमेंडेशन देगा। और ये रिकमेंडेशन किसके बारे में होगी, ऐसे मेजर्स के बारे में होगी जो कमीशन को लगता है कि हमारी केंद्र सरकार को, हमारी राज्य सरकारों को ली जानी चाहिए, जिससे क्या हो कि वो जो सेफगार्ड्स हैं, वो जो बेनिफिशियल प्रोविजंस बनाए गए हैं ऐसी कम्युनिटी के प्रोटेक्शन के लिए, उनके वेलफेयर के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको और अच्छे से, उनका जो फायदा है वो और अच्छे से उठाया जा सके। वही है ना, केवल आपको फीडबैक नहीं दे रहा कमीशन कि फेल हो रही है, सक्सेस हो रही है। अगर उसमें कुछ गड़बड़ भी हो रही है, अगर वो राइट बेनिफिट नहीं पहुंच पा रहा है कम्युनिटी तक, तो यहाँ पे ये कमीशन ये भी बताएगी कि क्या कर सकती है केंद्र सरकार, क्या कर सकती है राज्य सरकार, जिससे इन कमियों को दूर किया जा सके। क्योंकि बच्चे वो ग्राउंड लेवल पे है, वो किसी एक एस्पेक्ट, देखो सरकार तो बच्चे देश के हर एस्पेक्ट के बारे में काम कर रही है, तो उसके पास तो बहुत काम है।
बट यू आर वर्किंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, स्पेशलाइज कर रहे हो उस पर्टिकुलर फील्ड पे, तो ऑब्वियसली यू नो बेटर, और आप ग्राउंड पे वर्क कर रहे हो, आप पार्लियामेंट में बैठ के काम नहीं कर रहे हो, आप ग्राउंड पे वर्क कर रहे हो, तो ऑब्वियसली यू आर इन अ बेटर पोजीशन टू नो कि अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, हम इसको कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बिकॉज़ यू आर इन अ डायरेक्ट कनेक्ट विद द कम्युनिटी। तो फॉर दैट रीजन आल्सो ये जो रिपोर्ट होगी, केवल और केवल एक रिपोर्ट, जैसे हम कंप्यूटर में जनरेट कर देते हैं ना कि ये हमारा परफॉर्मेंस है, ऐसा नहीं, वो भी होगा उसके अंदर, बट एट द सेम टाइम देयर विल बी सजेशंस, रिकमेंडेशंस फॉर द बेनिफिट, जिनको यूनियन एज अ ग्राउंड मान सकती है, स्टेट एज अ ग्राउंड यूज कर सकती है, कि उनके आधार पर जो भी जरूरी बदलाव है किसी भी कानून के अंदर, किसी भी पॉलिसीज के अंदर, वो उसको कर सके। ठीक है, तो ये ई पॉइंट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी, इसके अलावा, ये तो हमने जो जिम्मेदारियां पढ़ी, इसके अलावा अगर और कोई फंक्शन है, हाँ, ये बात जरूरी है कि जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो हमारी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ी होगी, उनके प्रोटेक्शन के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में, उनके एडवांसमेंट के बारे में हो, जो भी एडिशनल रिस्पांसिबिलिटी हमारे प्रेसिडेंट साहब देना चाहें कमीशन को, तो वो दे सकते हैं, और जो भी देंगे जिम्मेदारी वो निभानी होगी कमीशन को। ठीक है, तो हमारी जो कमीशन है बच्चे, आपने देखा कि जो ड्यूटीज निभाने को इसको बोला गया है, दे आर ऑल सेंटर्ड अराउंड द एससी कम्युनिटी ओनली, और उसके हर एक एस्पेक्ट को कवर कर रही है। और आखिरी में हमने देखा कि प्रेसिडेंट साहब पे खुला हाथ भी है कि इसके अलावा अगर कोई एसेंशियल नीड अराइज होती है जो कम्युनिटी के संबंध में है, जिसके बारे में हेल्प लेना चाहते हैं कमीशन की, तो वो कमीशन को वो जिम्मेदारी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी बच्चे ड्यूटी वाली बात। तो ये जो आपका क्लॉज 5 है, इसको आपको कम से कम 2-3-4 बार पढ़ना है और पॉइंट बाय पॉइंट अपने नोट्स में लिख लेना है। पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, 2-4 शब्द जैसे आपको याद आ जाए कि वो जिम्मेदारी है किसके बारे में। इसके बाद आता है बच्चे क्लॉज 6, ये कहता है कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब है वो क्या करेंगे, उनकी रिपोर्ट्स आ गई, क्योंकि कमीशन ने तो रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को दी। अब प्रेसिडेंट साहब क्या करेंगे कि इन रिपोर्ट्स को लेके जाएंगे और हमारे लोकसभा और राज्यसभा के सामने उसको पेश कर देंगे, और उसके साथ साथ एक मेमोरेंडम भी लगाएंगे, जिस मेमोरेंडम के अंदर वो बताएंगे कि हमारी कमीशन ने क्या क्या रिकमेंडेशन दी थी, और उन रिकमेंडेशन के बारे में क्या क्या किया गया, अभी तक क्या क्या एक्शन लिए गए या लिए जाने हैं उन रिकमेंडेशंस के ऊपर जो हमारी कमीशन ने दी है। ये क्या है बच्चे, अकाउंटेबिलिटी का प्रोविजन है, कि हम अकाउंटेबिलिटी एंश्योर कर रहे हैं, कि हम ये एंश्योर कर रहे हैं कि केवल कागजी तो नहीं घूम रहे इधर से उधर, इधर से रिकमेंडेशन आ रही है, उस रिकमेंडेशन के बारे में कुछ हो ही नहीं रहा, फीडबैक आ रहा है, खराब आ रहा है, फिर भी उसके बारे में कुछ हो ही नहीं रहा, क्योंकि ये सब तो जिम्मेदारी बच्चे सरकार का है ना, सरकार को रिस्पॉन्ड करना है। तो जब रिपोर्ट जाती है प्रेसिडेंट के पास, तो इनडायरेक्टली सरकार के पास ही जा रही है, तो ये जरूरी है कि इस रिपोर्ट को प्रेसिडेंट साहब लेके जाएं बिफोर दी लेजिस्लेचर, और वहां पे अपना एक्सप्लेनेशन दें कि क्या किया गया इन रिकमेंडेशंस के बारे में, सरकार ने क्या किया अभी तक, या फिर वो क्या करने वाली है, इससे उसकी इंटेंट दिखे, लेजिस्लेचर को एग्जीक्यूटिव की इंटेंट दिखे कि वो उसके बारे में जो नेसेसरी स्टेप्स हैं उनको ले रहे हैं या लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई। फिर आता है बच्चे क्लॉज 7, अगर कोई भी ये रिपोर्ट हो या उसका कोई भी भाग हो, अगर उसके अंदर कोई भी ऐसा मुद्दा है जो किसी राज्य सरकार से जुड़ा हुआ है, मानो कोई भी ऐसी रिकमेंडेशन है, कोई भी ऐसी चीज है जो राज्य सरकार का इंटरवेंशन जरूरी समझती है, तो यहां पर क्या करेंगे, हम उस रिपोर्ट की एक कॉपी को फॉरवर्ड कर देंगे उस राज्य के गवर्नर साहब के पास, और गवर्नर साहब की क्या जिम्मेदारी होगी कि वो उस रिपोर्ट को लेके अपने राज्य की लेजिस्लेचर के सामने पेश करेंगे, और वही करेंगे, उसके साथ साथ एक मेमोरेंडम लगाएंगे, और उस मेमोरेंडम में वो एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने क्या किया, क्या एक्शन लिया है, उस राज्य की सरकार ने क्या एक्शन लिया है उन रिकमेंडेशन के संबंध में। तो ऐसा हो सकता है ना बच्चे, आप देखो एससी एसटी कम्युनिटीज जो है वो तो पूरे देश में फैली हुई है, और केवल केंद्र की जिम्मेदारी थोड़ी ना कि उनके वेलफेयर के लिए काम करें, उन राज्यों की भी उतनी जिम्मेदारी है जिन राज्यों के अंदर वो कम्युनिटीज हैं। तो यहां से ये बात निकलती है कि प्राइमरीली जो रिपोर्ट जा रही है हमारी कम्युनिटी के, ये जो कमीशन है उसकी जो रिपोर्ट है, प्रेसिडेंट साहब के पास जा रही है, और प्रेसिडेंट साहब उसको लेकर बिफोर द हाउसेस और अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। बट अगर किसी राज्य के संबंध में कोई बात है, जैसे किसी राज्य का कोई फेलियर है इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर कम्युनिटी, या किसी कानून को लागू करने में और कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी ऐसा है जैसे जो किसी स्पेसिफिक राज्य से संबंधित है, तो वहां पे उसी रिपोर्ट की कॉपी गवर्नर साहब के पास भेजेंगे। गवर्नर साहब के पास भेजने का मतलब क्या होगा, राज्य सरकार के पास चली गई, और देखेंगे कि फिर उस राज्य सरकार वो क्या करती है उसके बारे में, और वो कैसे दिखाएंगे, गवर्नर साहब अब उस रिपोर्ट को लेके जाएंगे अपने एक्सप्लेनेशन के साथ, अपने मेमोरेंडम के साथ, अपनी लेजिस्लेचर के सामने, अपनी असेंबली के सामने, और अगर काउंसिल भी है तो दोनों के सामने, और बताएंगे वहां कि उनकी राज्य सरकार ने क्या लिया, क्या किया उन रिकमेंडेशन के संबंधित में जो कमीशन के द्वारा आई थी प्रेसिडेंट के पास से। ठीक है, तो इससे राज्य सरकार भी इन्वॉल्व हो जाती है, जो एक अच्छी बात है। इसके बाद बच्चे क्लॉज नंबर 8 है, ये कहता है कि जो हमारी कमीशन है जब वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी थी ना सबसे पहले क्लॉज ए के अंदर, या फिर इंक्वायरी वगैरह करेगी, कंप्लेंट जिसकी बात हमने क्लॉज बी के अंदर की थी, इन दोनों में से किसी भी चीज को करते वक्त उसके पास वो सारी पावर्स होंगी जो किसी आम सिविल कोर्ट के पास होती हैं, और ये जरूरी भी है बच्चे। जब तक आप नेसेसरी पावर नहीं दोगे कमीशन को, वो कैसे अपने काम को करेगा, कैसे इन्वेस्टिगेट करेगा, कैसे वो इंक्वायरी वगैरह कंडक्ट करेगा कंप्लेंट्स के संबंध में। तो जो डिफॉल्ट पावर्स होती है किसी भी सिविल कोर्ट की, वो हम लोग ग्रांट करते हैं कमीशन को भी, जैसे कि समन करके किसी को बुलाना, किसी की अटेंडेंस को एंश्योर करना, किसी भी व्यक्ति को, ठीक है, भारत के किसी भी भाग से, और जब वो बंदा आ जाए उसको एग्जामिन करना, उसकी गवाही लेना ओथ देकर, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करने के संबंध में किसी को मजबूर करना, किसी भी डॉक्यूमेंट्स के संबंध में डिस्कवरी करवाना, ठीक है, एविडेंस को प्राप्त करना एफिडेविट्स के आधार पर, ये जरूरी है, तभी तो किसी मुद्दे को डिसाइड कर पाएगी। ठीक है, और कोई भी किसी भी चीज के संबंध में, किसी भी रिपोर्ट के संबंध में रिक्वेजिशन जारी करना, ठीक है, अगर किसी भी चीज से संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो आप उसके बारे में रिक्वेजिशन जारी कर सकते हो। कमीशन जारी करना, अगर कोई विटनेस नहीं आ सकता है तो उसके बारे में कमीशन जारी करना, कोई भी डॉक्यूमेंट को मंगाने के बारे में कमीशन जारी करना, या फिर कोई भी और चीज जो जरूरी हो कमीशन के लिए अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए, जिसके बारे में पावर हमारे प्रेसिडेंट साहब वेस्ट करेंगे। तो कहने का मतलब है जो बाय डिफॉल्ट पावर होती है किसी भी सिविल कोर्ट की, जैसे इसमें तो बहुत सारी लिख दी, अगर बेसिक बेसिक बात बताऊं, जैसे सम्मन करने की पावर, डॉक्यूमेंट मंगाने की पावर, ओथ पे एविडेंस लेने की पावर, एग्जामिन करने की पावर, ये कुछ प्राइमरी पावर्स होती हैं बच्चे, इन्हीं के आधार पर सिविल कोर्ट फंक्शन करते हैं। तो ये सारी पावर्स हम लोगों को कमीशन को दे रहे हैं फॉर द पर्पसेस ऑफ द इंक्वायरी, फॉर द पर्पसेस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। इसके अलावा भी अगर किसी पावर की जरूरत पड़ती है तो प्रेसिडेंट साहब उसको वेस्ट कर सकते हैं कमीशन के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चे क्लॉज 9, ये कहता है कि जो हमारा यूनियन है और जो सारी राज्य सरकारें हैं उनकी जिम्मेदारी होगी कि वो शेड्यूल कास्टेस के संबंध में अगर कोई भी मुद्दा होगा जिसके बारे में वो पॉलिसी बना रहे हैं तो वो कंसल्ट करेंगे ही करेंगे कमीशन को। तो अगर हमारा केंद्र या अगर हमारी राज्य सरकार किसी भी ऐसे मुद्दे के बारे में जो शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है, किसी पॉलिसी को डेवलप कर रही है, कोई प्लान बना रही है, तो वहां पे उनके लिए जरूरी बच्चे मैंडेटरी है कि उनको कंसल्ट करना चाहिए कमीशन के साथ। उसकी बात मानना जरूरी नहीं है बट कंसल्टेशन इज मैंडेटरी, क्योंकि उसको बनाई भाई इसलिए है ना। और आखिरी क्लॉज, वेरी लास्ट क्लॉज, ये कहता है कि इस आर्टिकल के अंदर हमने जहां जहां पे ये शब्द इस्तेमाल किया है शेड्यूल कास्टेस, ठीक है, इसमें एंग्लो इंडियन कम्युनिटी भी इंक्लूडेड होगी। अब ये इंटरेस्टिंग बात है,
तो हमारी जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, उसके भी वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए जो हमारा काम है, वो यही शेड्यूल कास्टेस कमीशन ही करती है। तो जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस है, तो शेड्यूल कास्टेस के संबंध में तो इन सारी जिम्मेदारियों को निभाती ही है, जो हमने क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज 9 तक पढ़े। उसके अलावा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के संबंध में भी वो वही सारे काम करती है। तो उनसे जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन, उनसे जुड़ी हुई इंक्वायरी, उनसे जुड़े हुए जो भी पॉलिसी मैटर्स की चीज़ों में जो भी बातें हैं, जो भी सुपरवाइजरी रोल था, कंसल्टेशन थी, जो भी काम वो शेड्यूल कास्टेस के संबंध में कर रही थी कमीशन, वो सारे काम एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के भी संबंध में करेगी। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप, तो ऑलवेज रिमेंबर इट इज द कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्टेस, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को भी ध्यान रखती है। ठीक है, शेड्यूल कास्टेस वाली, ट्राइब्स वाली नहीं, कास्टेस वाली। ठीक है, चल अब ये हो गया बच्चे कमीशन वाला हमारा पहला आर्टिकल। अब इसके बाद आएगी बच्चे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, एक शब्द भी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी। तो अभी हम लोग ब्रेक लेते हैं बच्चे आधे घंटे का, वापस आते हैं और मैं बहुत फास्ट कराऊंगा इसको क्योंकि बिल्कुल सेम है ये। तो सबसे पहले ये कर लेते हैं कमीशन हमारी शेड्यूल ट्राइब्स वाली नेक्स्ट क्लास में, और फिर वो बैकवर्ड क्लास वाली कमीशन कर लेते हैं, और फिर जो बचे हुए 2-4 आर्टिकल्स हैं उनको फिनिश कर लेंगे अपने नेक्स्ट सेशन। बहुत आसानी से हो जाएगा। तो मैं सोच रहा था जो हो सकता है कि कोई 3 सेशंस करने पड़े, नहीं पड़ेंगे जरूरी, 2 ही सेशन में हमारा डिस्कशन हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो अभी आप जाओ, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, अगर लंच नहीं किया है तो लंच कर लो और वापस आ जाओ बच्चे। ठीक है, और शार्प आ जाना आप लोग 3:30 पे, 3:30 से मैं डिस्कशन शुरू कर दूंगा और मैक्सिमम 4:30 तक आप लोग फ्री हो जाओगे। ठीक है, चल सी यू एट 3:30 बच्चे, बाय।